अरबती ने अपने महल के सामने जुड़वा बच्चे पाए और 2 हफ्ते बाद उसे बड़ा झटका लग। तेज बारिश राजेश कपूर के भव्य महल की खिड़कियों पर बरस रही थी। 45 वर्षीय अरबती उद्योगपति खिड़की पर गिरती बूंदों को देख रहा था, जबकि उसका दिमाग अपने व्यावसायिक साम्राज्य के नवीनतम अधिग्रहणों की समीक्षा कर रहा था। राजेश ने शून्य से एक वास्तविक साम्राज्य का निर्माण किया था, केवल तर्कसंगत और रणनीतिक निर्णयों के आधार पर। नियंत्रण उसका मंत्र था और भावनाएं एक विलासिता थीं जिसे वह वहन नहीं कर सकता था। मुख्य द्वार की घंटी की आवाज रात की शांति में गूंजी, जिससे राजेश अपने विचारों से बाहर आ गए। उसने भौहें सिकोड़ी, आश्चर्यचकित। उस समय किसी मुलाकाती की उम्मीद नहीं थी, और इतनी तेज बारिश में तो बिल्कुल नहीं। दृढ़ कदमों के साथ वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, किसी भी आकस्मिकता का सामना करने के लिए तैयार। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा और बारिश ने उसके चेहरे पर प्रहार किए, लेकिन यह वह नहीं था जिसने उसकी सांस रोक दी। वहां उसके महल की देहरी पर एक गीली चादर से ढका हुआ टोकरा पड़ा था। राजेश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा था उसे समझने में असमर्थ। कांपते हाथों से उसने चादर हटाई, जिससे 2 छोटे सोए हुए चेहरे सामने आए। 2 शिशु पानी की 2 बूंदों की तरह एक समान शांति से सो रहे थे, अपने चारों ओर गरजते तूफान से अनजान। राजेश को लगा जैसे एक पल के लिए दुनिया थम गई। किसने इन बच्चों को उसके दरवाजे पर छोड़ दिया होगा, और क्यों? बिना दूसरा विचार किए उसने टोकरे को उठाया और घर के अंदर ले गया, अपने पीछे दरवाजा बंद करते हो। बच्चे बेचैनी से हिले, लेकिन जागे नहीं। राजेश ने उन्हें देखा, भ्रम और कुछ और महसूस करते हुए जिसे वह पहचान नहीं सकता था। दया, कोमलता, भावनाएं जिन्हें उसने बहुत पहले अपने अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से में दफन कर दिया था। मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? उसने बुदबुदाया, छोटे सोए हुए बच्चों की तुलना में खुद से अधिक। उसी क्षण उसके फोन में कंपन हुआ। यह उसकी व्यक्तिगत सहायिका प्रिया शर्मा का संदेश था। श्री कपूर, मुझे उम्मीद है कि मैं इस समय आपको परेशान नहीं कर रही हूं। मैं कल चीनी निवेशकों के साथ बैठक की पुष्टि करना चाहती थी। क्या आपको कुछ अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता है? राजेश ने स्क्रीन को देखा और फिर बच्चों को। उसकी व्यवस्थित और नियंत्रित दुनिया अभी अभी नींव तक हिल गई थी। कांपते हुए अंगुलियों से उसने जवाब दिया, प्रिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है महल में। अब यह एक आपात स्थिति है। अपनी सहायिका के आने का इंतजार करते हुए राजेश अतीत में खो गए। एक और बच्चे के बारे में, अकेला और डरा हुआ, एक अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ दिया गए। उस वादे के बारे में जो उसने खुद से किया था कि वह कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, कभी भावनाओं को अपने निर्णय को धुंधला नहीं करने दे। और अब ये 2 छोटे असहाय प्राणी उन सभी बाधाओं को तोड़ने की धमकी दे रहे थे जो उसने वर्षों में बनाई थी। घंटी फिर से बजी, जिससे राजेश अपनी यादों से बाहर आ गए। प्रिया पहुंच गई थी। दरवाजा खोलने पर उसकी सहायिका के चेहरे पर आश्चर्य का भाव स्पष्ट था। श्री कपूर, क्या? वह कहना शुरू की, लेकिन बच्चों के साथ टोकरा देखकर रुक गया। प्रिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, राजेश ने कहा, एक ऐसी आवाज में जिसे उसने अपनी नहीं पहचान। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। जैसे जैसे प्रिया महल में प्रवेश करती है, अपनी भीगी छतरी बंद करते हुए, राजेश को एहसास हुआ कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती में कदम रखने वाला था। एक ऐसी चुनौती जिसके लिए किसी भी व्यावसायिक रणनीति ने उसे तैयार नहीं किया था। अगली सुबह धुंधली और नम थी, जैसे आकाश राजेश कपूर के मन में छाई भ्रांति को प्रतिबिंबित कर रहा। अपने कार्यालय में बैठे, सामने एक अछूती कॉफी की कप के साथ, उसने देखा कि प्रिया एक बच्चे को धीरे से झूला रही थी, जबकि दूसरा टोकरे में शांति से सो रहा था। श्री कपूर, प्रिया ने कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में शुरू किया, हमें एक निर्णय लेना होगा। हम इन बच्चों को यहाँ अनिश्चित काल तक बिना किसी योजना के नहीं रख सकते। राजेश ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, एक रात की जागरण का बोझ महसूस करते हुए। मुझे पता है प्रिय, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए?
मैं उन्हें बस छोड़ नहीं सकता। किसी ने ऐसा सुझाव नहीं दिया है सर, प्रिया ने जवाब दिया, उसे समझ और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से देखते हुए। लेकिन हमारे पास विकल्प है। हम सामाजिक सेवाओं से संपर्क कर सकते हैं, एक गोद लेने की एजेंसी ढूंढ सकते हैं। राजेश अचानक खड़ा हो गया, खिड़की की ओर बढ़ते हुए। सामाजिक सेवाओं का उल्लेख उन यादों को जगा गया था जिन्हें वह दफन रखना पसंद करता था। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मैं उन्हें एक ऐसी व्यवस्था में नहीं भेजूंगा जो। वह रुक गया, यह महसूस करते हुए कि वह अपने इरादे से ज्यादा कुछ बताने वाला था। प्रिया ने उसे जिज्ञासा से देखा, लेकिन दबाव नहीं डाला। इसके बजाय वह बच्चे के साथ उसके पास आए। श्री कपूर, क्या मैं आपके साथ ईमानदार हो सकती हूं? राजेश ने सिर हिलाया, अपनी सहायिका की स्पष्टवादिता के लिए आभार। मुझे लगता है कि ये बच्चे यहाँ किसी कारण से है। शायद यह वह समय है जब आप अपने जीवन में एक अलग दृष्टिकोण पर विचार करें। राजेश ने उस बच्चे को देखा जिसे प्रिया पकड़े हुए थे। छोटे की आंखें खुली, उसे एक ऐसी मासूमियत से देखते हुए जिसने उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिए। प्रिया, मुझे नहीं पता कि पिता कैसे बनना है। मेरा जीवन, मेरा काम, इसके लिए कोई जगह नहीं है। सभी सम्मान के साथ सर, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है कि आप खुद को कम आंक रहे हैं। मैंने आपको एक साम्राज्य का संचालन करते देखा है। कौन कहता है कि आप 2 बच्चों को नहीं पाल सकते? राजेश ने सहज रूप से अपनी बाहें फैलाई और प्रिया ने उसे बच्चा सौंप दिए। उसे पकड़ते हुए उसने एक ऐसी गर्मी महसूस की जो उसने वर्षों में अनुभव नहीं की थी। ठीक है, उसने अंततः कहा, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट था। हम उनकी देखभाल करेंगे, अस्थायी रूप से, जब तक हम एक उचित समाधान नहीं ढूंढ लेते। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन राजेश उसकी आंखों में स्वीकृति की एक चमक देख सकता था। उत्कृष्ट निर्णय, श्री कपूर। अब यदि आप मुझे सुझाव देने की अनुमति दे, तो मुझे लगता है कि हमें पहले कुछ आवश्यक चीजें खरीदने की जरूरत है। डायपर, फॉर्मूला, कपड़े। राजेश ने पलकें झपकाई, स्थिति की वास्तविकता से अभिभूत। बिल्कुल, उसका ध्यान रखो प्रिय, और आज मेरी सभी मीटिंग्स रद्द कर दो। मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ करना है। जैसे जैसे प्रिया आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए कार्यालय से बाहर निकली, राजेश अपनी बाहों में बच्चे को देखता रहा। वर्षों में पहली बार उसे लगा कि वह अपने सावधानीपूर्वक संरचित जीवन का नियंत्रण खो रहा है, और आश्चर्यजनक रूप से यह उसे उतना परेशान नहीं कर रहा था जितना उसने सोचा था। अगले कुछ हफ्ते एक भंवर की तरह थे। राजेश का घर, जो पहले व्यवस्था और शांति का एक आश्रय था, अब बच्चों के रोने, आधी रात को बोतलें और डायपर बदलने से भर गया था। राजेश, जो काम सौंपने का आदी था, अब खुद को ऐसी चीजें करते हुए पा रहा था जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक रात, जब वह जुड़वा बच्चों में से एक को शांत करने की कोशिश कर रहा था, राजेश ने खुद को एक लोरी गुनगुनाते हुए पाया जिसे उसे लगा था कि वह भूल गया था। एक धुन जो उसकी माँ उसे छोड़ने से पहले गाया करती थी। याद के बजाय उसे दुखी करने के, इसने उसे एक नया संकल्प दिए। मैं उसकी तरह नहीं बनूंगा, उसने बच्चे से कहा जो अंततः उसकी बाहों में सो गया था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रिया, जो जुड़वा बच्चों की देखभाल में मदद करने के लिए घर में अधिक से अधिक समय बिता रही थी, अपने बॉस के बदलाव को आश्चर्य और गर्व के मिश्रण के साथ देख रही थी। ठंडा और गणनात्मक व्यक्ति किसी अधिक मानवीय, अधिक कमजोर व्यक्ति के लिए रास्ता दे रहा था। हालांकि जैसे जैसे राजेश अपनी अस्थायी पिता की भूमिका में और अधिक डूबता गया, उसके व्यावसायिक साम्राज्य में जटिलताएं उभरने लगी। छूटी हुई बैठकें, टाले गए निर्णय, प्रतियोगी उसके ध्यान भटकने का फायदा उठा रहे थे। एक दोपहर, जब राजेश बच्चों में से एक को खिला रहा था, प्रिया चिंतित मुद्रा में कमरे में प्रवेश की। श्री खन्ना, हमारे पास एक समस्या है। निदेशक मंडल आपकी कंपनी के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठा रहा है। एक संभावित निंदा प्रस्ताव की अफवाहें है।
राजेश ने अपनी बाहों में बच्चे को देखा और फिर प्रिया को। अपने जीवन में पहली बार वह एक ऐसे चौराहे पर था जहां आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं था। प्रिया, उसने अंततः कहा, मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय लेने का समय आ गया है। ये बच्चे, मैं उन्हें बस ऐसे ही नहीं दे सकता। अब नहीं। प्रिया मुस्कुराई, जैसे वह इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं समझती हूँ सर, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो, राजेश ने जवाब दिया। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। यह समय है कि दुनिया खन्ना साम्राज्य के उत्तराधिकारियों से मिले। जैसे प्रिया व्यवस्था करने के लिए बाहर निकली, राजेश ने खिड़की से बाहर देखा, यह जानते हुए कि वह अपने जीवन का पाठ्यक्रम हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसके सामने आने वाली चुनौतियां विशाल होंगी, लेकिन वर्षों में पहली बार उसे लगा कि उसके पास बैंक खाते में संख्याओं से परे एक उद्देश्य है। जो राजेश नहीं जानता था वह यह था कि जुड़वा बच्चों को गोद लेने का उसका निर्णय घटनाओं की एक श्रृंखला को उत्प्रेरित करेगा, जो न केवल एक पिता के रूप में उसकी क्षमता को परखेगी, बल्कि एक व्यवसायी के रूप में उसकी चतुराई और एक मनुष्य के रूप में उसकी शक्ति को भी परखेगी। उसके सामने का रास्ता अप्रत्याशित मोड़, खुलासे किए जाने वाले रहस्य और एक साजिश से भरा था जो उसके द्वारा बनाए गए हर चीज को खतरे में डाल दे। लेकिन अभी के लिए, जब वह अपनी बाहों में बच्चे को पकड़े हुए था, राजेश खन्ना ने महसूस किया, बहुत लंबे समय में पहली बार वह वास्तव में जीवित था। महीने राजेश खन्ना के लिए उस जुड़वा बच्चों को गोद लेना, जिन्हें उसने आदित्य और अर्जुन नाम दिया था, व्यावसायिक जगत में साल की खबर बन गई। कई लोग इसे निर्दयी उद्योगपति की छवि को नरम करने के लिए एक शानदार जनसंपर्क चाल के रूप में देख रहे थे, लेकिन राजेश के लिए वास्तविकता बहुत अधिक जटिल और व्यक्तिगत थी। एक रविवार की सुबह, जब वह घर के बगीचे में बच्चों के साथ खेल रहा था, राजेश ने कुछ अजीब देखा। आदित्य, जो हमेशा दोनों में से सबसे बेचैन था, राजेश के जैविक पिता की याद के रूप में रखी गई एक पुरानी जेब घड़ी से मोहित लग रहा था। छोटा बच्चा इसे अपनी उम्र के बच्चे के लिए असामान्य तीव्रता से देख रहा था। तुम्हें यह पसंद है, चैंपियन? राजेश ने अपने बेटे के पास जाते हुए पूछा। आदित्य ने कुछ अस्पष्ट बड़बड़ाया और फिर राजेश के आश्चर्य के लिए स्पष्ट रूप से कहा, दादाजी। राजेश स्तब्ध रह गए। आदित्य इस शब्द को कैसे जान सकता था, और इससे भी अधिक, वह इसे एक ऐसी वस्तु से कैसे जोड़ सकता था जो एक ऐसे व्यक्ति की थी जो जुड़वा बच्चों के जन्म से बहुत पहले मर चुका था। उस रात, जब बच्चे सो रहे थे, राजेश ने खुद को उन कुछ सामानों की जांच करते हुए पाया जिनके साथ जुड़वा बच्चे उसके जीवन में आए थे। वह किसी सुराग, किसी कनेक्शन की तलाश कर रहा था जो आदित्य के अजीब व्यवहार की व्याख्या कर सके। तभी उसने यह देखा। उस बारिश भरी रात को मोइसेस को ढकने वाले कंबल के कोने में सुनहरे धागे से कढ़ाई की हुई अक्षर एम के थ, वही अक्षर जो उसके पिता मुकेश खन्ना के थे। यह खोज ने राजेश को सांस रोक दी। क्या यह संभव था कि जुड़वा बच्चों का उसके जैविक परिवार से कोई संबंध हो, या यह सब एक विस्तृत संयोग था? मामले की तह तक पहुंचने का निश्चय करते हुए राजेश ने प्रिया को अपने कार्यालय में एक तत्काल बैठक के लिए बुलाए। मुझे जुड़वा बच्चों की उत्पत्ति के बारे में जो कुछ भी पता लगा सकते हो, पता लगाने की जरूरत है, उसने कहा, उसे कंबल पर अक्षर दिखाते हुए। यहाँ कुछ ऐसा है जो सही नहीं लग रहा है, प्रिय, और मुझे लगता है कि यह सिर्फ हिमशैल का शीर्ष है। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन राजेश ने उसकी आंखों में चिंता की एक झलक देखी। क्या कुछ गलत है, प्रिया? उसने अपनी सहायक की प्रतिक्रिया से उत्सुक होकर पूछा। नहीं सर, बस यह कि। प्रिया ने जारी रखने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस मामले को खोदना चाहते हैं? कभी कभी अतीत को वहीं छोड़ देना बेहतर होता है जहां वह है। प्रिया के शब्द राजेश के मन में गूंजते रहे। वह क्या जानती थी जो वह नहीं जानता था? प्रिया, अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे अभी बताने की जरूरत है, राजेश ने मांग की। उसकी आवाज में अधिकार के साथ एक टच विनती का मिश्रण था। प्रिया ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। श्री खन्ना,
मुझे आपको कुछ स्वीकार करना है। जिस रात जुड़वा बच्चे आए, यह संयोग नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आने के लिए उपलब्ध थी। राजेश ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही थी। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं जानती थी कि बच्चों को आपके दरवाजे पर छोड़ा जाएगा। वास्तव में मैंने सब कुछ समन्वित करने में मदद की। खुलासे ने कमरे में एक बम की तरह विस्फोट किए। राजेश अपनी कुर्सी पर गिर गया, जानकारी को संसाधित करने की कोशिश कर रहा था। क्यों प्रिया, तुम ऐसा क्यों करोगी? प्रिया की आंखों में रोके गए आंसू भर गए, क्योंकि किसी ने मुझसे संपर्क किए। कोई जो आपके अतीत को जानता था, श्रीखंड। कोई जिसने दावा किया कि ये बच्चे थे आपके भतीजे। राजेश ने महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी। भतीजे? लेकिन उसके कोई भाई बहन नहीं थे, जब तक कि मेरे पिता। राजेश ने धीरे से कहा, क्या आप कह रही है कि मेरे पिता के अन्य बच्चे थे? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अपराध और चिंता का मिश्रण था। जो जानकारी मुझे मिली, उसके अनुसार आपके पिता मनोज गुप्ता का आपकी मां को छोड़ने के वर्षों बाद एक और संबंध था। उस संबंध से जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। बेटी मातेश और लोकेश की जैविक मां है। राजेश अचानक उठ खड़ा हुआ, भावनाओं के तूफान को रोक पाने में असमर्थ। वह खिड़की की ओर चला गया। उसका दिमाग इस अनपेक्षित पहेली के टुकड़ों को फिट करने की कोशिश कर रहा था। क्यों? उसने अंत में पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह सब क्यों रचाया गया? मुझे सीधे क्यों नहीं बताया गया? प्रिया सावधानी से नजदीक आई, जैसे वह राजेश की प्रतिक्रिया से डर रही। जिस व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया, उसने कहा कि यह बच्चों की रक्षा करने का एकमात्र तरीका था, कि खतरा था और केवल आप ही उन्हें सुरक्षित रख सकते थे। राजेश तेजी से मुड़ा। उसकी आंखों में दर्द और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। कौन? प्रिया, किसने तुमसे संपर्क किया? मुझे नहीं पता साहब, सारे संचार अज्ञात था। लेकिन प्रिया ने एक पल के लिए संदेह किया, इससे पहले कि वह जारी रखे। मुझे लगता है कि यह आपके कुछ व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों से जुड़ा हो सकता है। राजेश का दिमाग तेजी से काम करने लगा। व्यावसायिक प्रतिद्वंदी? इसका इस सब से क्या लेना देना है? जब तक कि मेरे पिता का साम्राज्य, राजेश ने बुदबुदाया। टुकड़े धीरे धीरे फिट होने लगे। मैंने हमेशा सोचा था कि मैंने इसे शून्य से बनाया था, लेकिन क्या अगर और भी कुछ था? क्या अगर उनकी विरासत का एक हिस्सा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाए। यह समझा सकता है कि आपके कुछ प्रतिद्वंदी हाल ही में आपको अस्थिर करने में इतने रुचि क्यों रखते हैं। शायद वे डरते हैं कि जुड़वा बच्चों को पालने से आप ऐसे रहस्यों की खोज कर सकते हैं जो उनकी स्थिति को खतरे में डाल सकते हैं। राजेश फिर से अपनी कुर्सी पर गिर गया। उसके द्वारा अभी अभी खोजी गई सभी बातों के निहितार्थों से अभिभूत उसका जीवन, जिसे उसने नियंत्रण में समझा था, उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। और इस सब के केंद्र में थे मातेश और लोकेश, दो मासूम जो रहस्यों और षड्यंत्रों के जाल में फंसे थे। प्रिया, उसने अंत में कहा। उसकी आवाज में कुछ अपनी सामान्य दृढ़ता वापस आ गई थी। मुझे चाहिए कि तुम सब कुछ जांच कर मेरे पिता के बारे में हर विवरण, उस कथित संबंध के बारे में, जुड़वा बच्चों की मां के बारे में, कोई पत्थर अनछुआ न छोड़ो। बिल्कुल साहब। लेकिन आप क्या करेंगे? राजेश ने उस दरवाजे की ओर देखा जो गलियारे में जाता था, जहां वह बगल के कमरे में जुड़वा बच्चों की हल्की खर्राटों को सुन सकता था। मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा, उसने दृढ़ता से जवाब दिए, और मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा, चाहे इस प्रक्रिया में मुझे किसी का भी सामना करना पड़े। जैसे जैसे प्रिया अपनी जांच शुरू करने के लिए चली गई, राजेश अपने कार्यालय में अकेला रह गया, यह सोचते हुए कि कैसे उसका जीवन इतने कम समय में इतना नाटकीय मोड़ ले सकता था। कुछ ही महीने पहले वह एक अकेला व्यक्ति था जो केवल व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करता था। अब
वह 2 बच्चों का पिता था और एक ऐसी खोज पर निकलने वाला था जो उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में उसके द्वारा जाने जाने वाले हर चीज की नींव को हिला सकती थी। जो राजेश नहीं जानता था वह यह था कि जब वह अपने अतीत के रहस्यों को सुलझाना शुरू कर रहा था, अन्य शक्तियां परछाइयों में चल रही थी, प्रतिद्वंद्वी जो उसके ध्यान भटकने को अपने साम्राज्य को कमजोर करने का अवसर के रूप में देख रहे थे, और एक रहस्यमय व्यक्ति जो दूर से देख रहा था, सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह अपना प्रवेश कर सके और अधिक चौंकाने वाली सच्चाइयों का खुलासा कर सके। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, राजेश ने खुद को पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज देखते हुए पाया, उन सुराग की तलाश में जो वर्षों से अनदेखे रह गए थे। एक तस्वीर में उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसका ध्यान पहले कभी नहीं गया था। पृष्ठभूमि में छायाओं के बीच लगभग छिपी हुई एक महिला आकृति थी जिसका चेहरा अचानक जुड़वा बच्चों से मिलता जुलता दिखाई दिए। तुम कौन हो? राजेश ने बुदबुदाया, अपनी उंगली से रहस्यमय महिला की रूपरेखा को ट्रेस करते हुए। क्या तुम मेरे भतीजों की मां हो, मेरी बहन? हर अनुत्तरित प्रश्न के साथ राजेश ने महसूस किया कि वह पारिवारिक और कॉरपोरेट रहस्यों के भूल भुलैया में और गहराई में प्रवेश कर रहा था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक सच्चाई का पता नहीं लगा लेता, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न। अगले हफ्ते राजेश गुप्ता के लिए एक भंवर की तरह था। एक तरफ वह अपने व्यावसायिक साम्राज्य के सीईओ के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को जारी रखता था, बाहरी दुनिया के सामने सामान्यता का एक मुखौटा बनाए रखता था। दूसरी ओर वह हर खाली क्षण को अपने पारिवारिक इतिहास और जुड़वा बच्चों की उत्पत्ति के बारे में जांच करने में समर्पित करता था। प्रिया की अथक मदद के साथ एक दोपहर जब वह अपने कार्यालय में कुछ दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा था, राजेश को एक फोन कॉल आया जिसने उसके खून को जमा दिए। श्री गुप्ता। फोन के दूसरी तरफ से एक विकृत आवाज ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पिता की भूमिका का आनंद ले रहे हैं। यह बहुत दुखद होगा अगर उन प्यारे बच्चों के साथ कुछ हो जाए, ए ना। राजेश एक झटके में खड़ा हो गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता, आवाज ने जवाब दिए। जो मायने रखता है वह यह है कि आप क्या करेंगे। अपनी जांच रोक दीजिए श्री गुप्ता। कुछ सच्चाइयां दफन रहने के लिए बेहतर होती है। इससे पहले कि राजेश जवाब दे पाता, कॉल कटगन। कांपते हाथों से उसने प्रिया का नंबर डायल किए। प्रिया, मुझे चाहिए कि तुम अभी कार्यालय आ जा और कृपया सुनिश्चित करो कि बच्चे हवेली में सुरक्षित है। जब प्रिया पहुंची, राजेश ने उसे धमकी भरे फोन कॉल के बारे में बताए। उसकी सहायक का चेहरा आघात से दृढ़ संकल्प में बदल गए। साहब, मुझे लगता है कि अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर विचार करने का समय आ गया है, प्रिया ने सुझाव दिए। न केवल बच्चों के लिए बल्कि आपके लिए भी। राजेश ने सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तुम सही, लेकिन यह भी पुष्टि करता है कि हम कुछ बड़ा खोज रहे हैं। प्रिय, कोई इतना डरा हुआ है कि वह धमकियों का सहारा ले रहा है। जब वे उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कर रहे थे, राजेश का फोन फिर से बजा। इस बार यह एक नंबर था जिसे वह पहचानता था। अमर खन्ना, व्यावसायिक जगत में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद। राजेश, पुराने दोस्त। अमर की आवाज खुशनुमा लग रही थी, लेकिन राजेश झूठ की एक झलक का पता लगा सकता था। मैंने सुना है कि तुम हाल ही में। राजेश ने प्रिया से एक नजर का आदान प्रदान किया, फिर जवाब दिए, बिल्कुल अमर, कल क्लब में मिलते हैं, क्या यह ठीक रहेगा? फोन रखने के बाद प्रिया ने अपनी चिंता व्यक्त की। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि इस समय खन्ना से मिलना उचित होगा? राजेश मुस्कुराया, लेकिन यह एक बिना खुशी वाली मुस्कान थी। कभी कभी प्रिया, सच्चाई का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका उन लोगों का सामना करना होता है जो इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन उस विशिष्ट क्लब में जहां व्यावसायिक जगत की उच्च श्रेणी अक्सर मिलती थी, राजेश का सामना अमर खन्ना से हो। माहौल तनावपूर्ण था, जो मुश्किल से ही विनम्र मुस्कानों और औपचारिक अभिवादनों से छिपा हुआ था। राजेश,
मुझे खुशी है कि तुम आए, अमर ने कहा, उसे बैठने का इशारा करते हुए। मुझे कहना चाहिए कि तुम्हारी हाल की प्राथमिकताओं में बदलाव हमारे समुदाय में बहुत चर्चा का विषय रहा है। राजेश ने अपना चेहरा तटस्थ रखा। पितृत्व का यही प्रभाव होता है अमर, यह आपको बहुत कुछ पुनर्विचार करने पर मजबूर करता है। अमर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी रही। इसमें शामिल है, जाहिर है, पुराने पारिवारिक रहस्य। राजेश, एक दोस्त के रूप में मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर पुनर्विचार कर। कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद बंद नहीं किए जा सकते। क्या यह एक धमकी है अमर? राजेश ने पूछा, उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे दोस्त, अमर ने जवाब दिया, एक झूठे टोस्ट में अपना गिलास उठाते हुए। बस एक ऐसे व्यक्ति की सलाह जो चीजों के वर्तमान संतुलन की सराहना करता है। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, जो अप्रत्यक्ष संकेतों और छिपी हुई धमकियों से भरी थी, राजेश को एहसास हुआ कि वह जितना सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक खेल खेल रहा था। न केवल उसका व्यावसायिक साम्राज्य दांव पर था, बल्कि आरव और अर्जुन की सुरक्षा और संभवतः मेहता परिवार की पूरी विरासत भी। क्लब से बाहर निकलते समय राजेश को एक अप्रत्याशित आश्चर्य का सामना करना पड़ा। उसकी कार के पास एक युवा महिला का इंतजार कर रही थी, जिसका चेहरा उसे अजीब तरह से परिचित लग। मेहता जी, महिला ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। मेरा नाम अनुष्का शर्मा है और मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ बात करनी है। राजेश को एक पल के लिए लगा कि दुनिया रुक गई है। अनुष्का शर्मा, वह नाम जिसे वह हफ्तों से खोज रहा था। जुड़वां बच्चों की जैविक मां, उसकी भतीज अनुष्का, वह अंततः कह पाए, मुझे लगता है कि तुम सही, हमें बहुत कुछ बात करनी है। जैसे जैसे वे एक साथ दूर जा रहे थे, राजेश महसूस नहीं कर सकता था कि वह ऐसी सच्चाइयों को उजागर करने वाला था जो हमेशा के लिए उसके जीवन को बदल देंगे। जो वह नहीं जानता था वह यह था कि ये सच्चाइयां उससे भी अधिक कीमत पर आएंगी जितनी वह कल्पना कर सकता था। क्लब से मेहता मैशन तक की कार यात्रा तनावपूर्ण और मौन। राजेश और अनुष्का, दो अजनबी जो रक्त के बंधन और रहस्यों से जुड़े थे, शायद ही कुछ शब्द का आदान प्रदान किए। प्रत्येक अपने विचारों में डूबा हुआ था, आने वाली बातचीत के लिए तैयारी कर रहा था। एक बार राजेश के निजी अध्ययन कक्ष में, अनजान कानों से दूर, अनुष्का ने अंततः मौन तोड़, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत से सवाल होंगे, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट था। राजेश ने सिर हिलाया, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। क्यों अब, अनुष्का, क्यों बच्चों को इस तरह मेरे दरवाजे पर छोड़ दिया? अनुष्का ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह ताकत जुटा रही। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, चाचा राजे। मैं खतरे में था, और बच्चे, वे सब कुछ की कुंजी है। राजेश आगे हुका, उसकी जिज्ञासा चिंता के साथ मिश्रित थी। तुम्हारा क्या मतलब है? किस तरह का खतरा है? अनुष्का ने अपने बैग से एक छोटी पेन ड्राइव निकाल। इसमें आपके कुछ व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों की अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी है, जिसमें अमर खन्ना भी शामिल है। जानकारी जो मेरे पिता, आपके भाई ने पता लगाई थी, इससे पहले कि उसकी आवाज टूट गई, जारी रखने में असमर्थ। इससे पहले कि क्या, अनुष्का? राजेश ने धीरे से दबाव डाला। इससे पहले कि उन्हें मार दिया गया, अनुष्का ने जवाब दिया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। पापा ने कुछ बड़ा पता लगाया था, चाचा राजे, कुछ ऐसा जो पूरे साम्राज्यों को गिरा सकता था। और जब उन्होंने इसे उजागर करने की धमकी दी, तो उन्हें चुप करा दिया गया। राजेश को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसका भाई, जिसके अस्तित्व के बारे में वह कुछ समय पहले तक जानता भी नहीं था, की हत्या कर दी गई थी। और अब उसकी भतीजी और उसके बच्चे उसी कारण से खतरे में थे। तुम सीधे मेरे पास क्यों नहीं आईं? राजेश ने पूछा, इस सारी जानकारी को समझने के लिए संघर्ष करते हुए। अनुष्का ने एक दुखी मुस्कान दी।
क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूं या नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप इस सब में शामिल थे या नहीं। बच्चों को आपके पास छोड़ना एक परीक्षा। मैं देखना चाहती थी कि आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे। क्या आप उनकी रक्षा करेंगे? राजेश उठकर खिड़की की ओर चला गए। बाहर वह आरव और अर्जुन को अपनी नई आया की देखरेख में बगीचे में खेलते हुए देख सकता था। आपने किया, अनुष्का ने जारी रखा। आपने उनकी रक्षा की, उनसे प्यार किए, और इसने मुझे यह उम्मीद दी कि शायद साथ में हम जिम्मेदार लोगों का पर्दाफाश कर सकते हैं और इस सब को खत्म कर सकते हैं। राजेश अनुष्का की ओर मुड़ा। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा था। हम करेंगे, उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन पहले मुझे सब कुछ जानने की जरूरत है, शुरुआत से। अगले कुछ घंटों में अनुष्का ने राजेश को पूरी कहानी बताई। कैसे राजेंद्र मेहता, राजेश के पिता, ने गुप्त रूप से एक और परिवार रखा था। कैसे राजेश के भाई मनोज ने व्यवसाय में अपने पिता के पदचिन्हों का अनुसरण किया था, लेकिन उन्होंने एक भ्रष्टाचार का जाल खोज लिया था जिसमें देश की कुछ सबसे शक्तिशाली कंपनियां शामिल थी। और कैसे सही काम करने के प्रयास में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जुर्वान, अनुष्का ने समझाया, इस सब के जीवित प्रमाण है। उनका डीएनए आपके साथ उनके संबंध की पुष्टि कर सकता है। और विस्तार से मेरे पिता द्वारा एकत्र की राजेश ने इस सारी जानकारी को चुपचाप प्रोसेस किए। उसकी दुनिया, जिसे वह इतनी अच्छी तरह से जानता था, अब झूठ और धोखे की भूल भुलैया में बदल गई थी। अनुष्का, उसने अंत में कहा, अपनी आवाज में दृढ़ संकल्प के साथ, मैं तुम्हें और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, और हम साथ मिलकर सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जैसे ही वे अपनी अगली कार्रवाई की योजना बना रहे थे, राजेश को एक अप्रत्याशित कॉल आया। यह अलेक्जेंडर वर्मा था। राजेश, पुराने दोस्त। अलेक्जेंडर की आवाज खुशनुमा थी, लेकिन राजेश उसमें झूठ की झलक पकड़ सकता था। मैंने सुना है कि तुम हाल ही में दिलचस्प सवाल पूछ रहे, क्यों न हम मिले और अपडेट हो जाए। राजेश ने प्रिया के साथ नजरें मिलाईं और फिर जवाब दिए, बिल्कुल अलेक्जेंडर, कल क्लब में मिलते हैं, क्या ख्याल है? फोन रखने के बाद प्रिया ने अपनी चिंता व्यक्त की। राजेश साहब, क्या आप वाकई इस समय वर्मा से मिलना चाहते हैं? राजेश मुस्कुराया, लेकिन यह एक बिना खुशी वाली मुस्कान थी। कभी कभी प्रिया, सच्चाई का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका उन लोगों का सामना करना होता है जो इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन उस एक्सक्लूसिव क्लब में जहां व्यापारिक जगत के बड़े लोग अक्सर मिलते थे, राजेश का सामना अलेक्जेंडर वर्मा से हो। माहौल में तनाव था जो मुश्किल से ही शिष्टाचार की मुस्कानों और औपचारिक अभिवादनों के पीछे छिपा हुआ था। राजेश, मुझे खुशी है कि तुम आए, अलेक्जेंडर ने कहा, उसे बैठने का इशारा करते हो। मुझे कहना होगा कि तुम्हारी हाल की प्राथमिकताओं में बदलाव हमारे सर्कल में बहुत चर्चा का विषय रहा है। राजेश ने अपना चेहरा निष्पक्ष रख, पितृत्व का यही असर होता है अलेक्जेंडर, यह तुम्हें बहुत कुछ पुनर्विचार करने पर मजबूर करता है। अलेक्जेंडर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी रही, जिसमें शामिल है, जाहिर है, पुराने पारिवारिक रेहे से। राजेश, एक दोस्त के रूप में मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर पुनर्विचार करो। कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद बंद नहीं किए जा सकते। क्या यह एक धमकी है, अलेक्जेंडर? राजेश ने पूछा, उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे दोस्त, अलेक्जेंडर ने जवाब दिया, एक झूठे टोस्ट में अपना गिलास उठाते हुए। बस किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह जो चीजों के वर्तमान संतुलन की सराहना करता है। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, संकेतों और छिपे हुए खतरों से भरी, राजेश को एहसास हुआ कि वह जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक खेल खेल रहा था। न केवल उसका व्यापारिक साम्राज्य दांव पर था, बल्कि आदित्य और आरुषि की सुरक्षा और संभवतः मेहता परिवार की पूरी विरासत भी। क्लब से बाहर निकलते समय राजेश को एक अप्रत्याशित आश्चर्य का सामना करना पड़ा।
उसकी कार के पास एक युवा महिला का इंतजार कर रही थी, जिसका चेहरा उसे अजीब तरह से परिचित लग। मेहता साहब, महिला ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़। मेरा नाम रीना वर्मा है और मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ बात करनी है। राजेश को लगा जैसे दुनिया एक पल के लिए थम गई। रीना वर्मा, वह नाम जिसकी वह हफ्तों से तलाश कर रहा था। जुड़वान बच्चों की जैविक माँ, उसकी भतीज रीना। वह अंततः कह पाए, मुझे लगता है कि तुम सही, हमें वाकई बहुत कुछ बात करनी है। जैसे जैसे वे एक साथ दूर जाने लगे, राजेश महसूस नहीं कर सकता था कि वह ऐसी सच्चाइयों को उजागर करने वाला था जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल देंगे। जो वह नहीं जानता था वह यह था कि इन सच्चाइयों के साथ एक कीमत आएगी जो उससे कहीं अधिक थी जितनी वह कल्पना कर सकता था। क्लब से मेहता मैशन तक की कार यात्रा तनावपूर्ण और मौन था। राजेश और रीना, दो अजनबी जो रक्त और रहस्यों के बंधन से जुड़े थे, मुश्किल से ही शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे। प्रत्येक अपने विचारों में डूबा हुआ था, आने वाली बातचीत के लिए तैयार हो रहा था। एक बार राजेश के निजी अध्ययन कक्ष में, अनजान कानों से दूर, रीना ने अंततः मौन तोड़। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत से सवाल होंगे, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। राजेश ने सिर हिलाया, अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करते हुए। क्यों अब, रीना, तुमने बच्चों को इस तरह मेरे दरवाजे पर क्यों छोड़ा? रीना ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह ताकत जुटा रही हो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, चाचा राजे। मैं खतरे में और बच्चे, वे सब कुछ की कुंजी है। राजेश आगे झुका, उसकी जिज्ञासा चिंता के साथ मिश्रित थी। तुम्हारा क्या मतलब है? किस तरह का खतरा है? रीना ने अपने बैग से एक छोटा पेन ड्राइव निकाल। इसमें आपके कुछ व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों की अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी है, जिसमें अलेक्जेंडर वर्मा भी शामिल है। यह जानकारी मेरे पिता, आपके भाई ने खोजी थी इससे पहले कि। उसकी आवाज टूट गई, जारी रखने में असमर्थ। इससे पहले कि क्या, रीना? राजेश ने धीरे से दबाव डाला। इससे पहले कि उन्हें मार दिया गया, रीना ने जवाब दिया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। पापा ने कुछ बड़ा खोज लिया था, चाचा राजे, कुछ ऐसा जो पूरे साम्राज्यों को गिरा सकता था। और जब उन्होंने इसे उजागर करने की धमकी दी, तो उन्हें चुप करा दिया गया। राजेश को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही। उसका भाई, जिसके अस्तित्व के बारे में वह कुछ समय पहले तक जानता भी नहीं था, की हत्या कर दी गई थी। और अब उसकी भतीजी और उसके बच्चे उसी कारण से खतरे में थे। तुम सीधे मेरे पास क्यों नहीं आई? राजेश ने पूछा, इस सारी जानकारी को संसाधित करने के लिए संघर्ष करते हुए। रीना ने एक उदास मुस्कान दी। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूं या नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप इस सब में शामिल है या नहीं। बच्चों को आपके पास छोड़ना एक परीक्षा। मैं देखना चाहती थी कि आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। क्या आप उनकी रक्षा करेंगे? राजेश उठकर खिड़की की ओर चला गए। बाहर वह आदित्य और आरुषि को अपनी नई आया की देखरेख में बगीचे में खेलते देख सकता था। तुमने किया, रीना ने जारी रखा। तुमने उनकी रक्षा की, उनसे प्यार किए, और इसने मुझे यह उम्मीद दी कि शायद साथ मिलकर हम दोषियों का पर्दाफाश कर सकते हैं और इस सब को खत्म कर सकते हैं। राजेश रीना की ओर मुड़ा, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव था। हम करेंगे, उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन पहले मुझे सब कुछ जानने की जरूरत है, शुरुआत से। अगले कुछ घंटों में रीना ने राजेश को पूरी कहानी बताई। कैसे राजेंद्र मेहता, राजेश के पिता, ने गुप्त रूप से एक और परिवार रखा था। कैसे राजेश के भाई मनोज ने व्यवसाय में अपने पिता के पदचिह्नों का अनुसरण किया था, लेकिन उन्होंने एक भ्रष्टाचार का जाल खोज लिया था जिसमें देश की कुछ सबसे शक्तिशाली कंपनियां शामिल थी। और कैसे सही काम करने के प्रयास में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जुर्वान, रीना ने समझाया, इस सब के जीवित प्रमाण है।
उनका डीएनए आपके साथ उनके संबंध की पुष्टि कर सकता है और विस्तार से मेरे पिता द्वारा एकत्र की गई सभी जानकारी को मान्य कर सकता है। राजेश ने चुपचाप सारी जानकारी को समझने की कोशिश की। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, हर बात को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। रीना, उसने अंत में कहा, तुम यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रीना ने एक गहरी सांस ली। मुझे डर था चाचा, मुझे डर था कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, कि आप सोचेंगे कि मैं इस सब में शामिल हूं। और फिर जब जुड़वान आए, मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाई। राजेश खिड़की की तरफ चला गया, इस नई जानकारी को समझने की कोशिश करते हो। कुछ पल के मौन के बाद वह रीना की तरफ मुड़ा। क्या और कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? रीना ने धीरे से सिर हिलाए। हाँ चाचा, मुझे लगता है कि मैं जानती हूं कि जुड़वान की असली मां कौन है। उसी पल, जैसे किस्मत ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया हो, अध्ययन कक्ष का दरवाजा जोर से खुला। अनुष्का अंदर आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हाथ एक कागज पकड़े हुए कांप रहे थे। चाचा राजेश, रीना, मैंने गुप्त रूप से डीएनए परीक्षण करवाया था जो मैंने भेजा था, उसके परिणाम आ गए हैं। राजेश और रीना ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। क्या परीक्षण? राजेश ने पूछा। अनुष्का ने गहरी सांस ली इससे पहले कि वह जवाब दे। मैं निश्चित होना चाहती थी चाच, मैं यह जानना चाहती थी कि क्या मैं वास्तव में वही हूं जो मैं सोचती हूं। कांपते हुए हाथों से अनुष्का ने कागज राजेश को दिए। उसने इसे जल्दी से पढ़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से खुल गई। यह संभव नहीं हो सकता, वह बुदबुदाए। रीना पास आई। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद का मिश्रण था। क्या लिखा है? राजेश चाचा। राजेश ने अपने सामने खड़ी दोनों महिलाओं को देखा, जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, और महसूस किया कि दुनिया उसके पैरों के नीचे से फिसल रही थी। इसके अनुसार, उसने अंत में कहा, अनुष्का मेरी भतीजी नहीं है, वह मेरी बेटी है। इस खुलासे के बाद जो सन्नाटा छाया, वह असहनीय था। अनुष्का एक कुर्सी पर गिर पड़ी। उसका चेहरा आघात और भ्रम का मुखौटा बना हुआ था। रीना, दूसरी ओर, एक आंतरिक तूफान से लड़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन यह सब कुछ नहीं है, राजेश ने जारी रखा। उसकी आवाज मुश्किल से एक सांस से ज्यादा थी। जुड़वान मेरे भतीजे नहीं है, वे मेरे पोते हैं। कमरे में तीनों के चारों ओर घूमता प्रतीत होता था। इतने झूठ, इतने राज, सब एक साथ सामने आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही हूं, अनुष्का ने अंत में कहा। कैसे संभव है? राजेश भारी कदमों से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिमाग इस नए पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी मां, उसने अंत में कहा, अनुष्का को देखते हुए। वह किसी ऐसी महिला होनी चाहिए जिसके साथ मेरा कई साल पहले संबंध था। किसी ने जो मुझे तुम्हारे अस्तित्व के बारे में बताने का फैसला नहीं किया। रीना ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर अपराधबोध और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। मुझे लगता है कि मैं इसकी व्याख्या कर सकती हूँ, राजेश चाचा, उसने धीरे से कहा। अनुष्का की मां, वह मेरी बड़ी बहन सुनीता थी। खुलासे का अंत नहीं हो रहा था। राजेश और अनुष्का ने रीना को देखा, एक स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करते हुए। सुनीता ने कई साल पहले आपके पिता के लिए काम किया था, राजेश चाचा, रीना ने जारी रखा। उसने मुझे अपने संबंध के बारे में बताया, अनुष्का के बारे में, लेकिन उसने मुझसे वादा करवाया कि मैं राज रखूं। जब मनोज ने सच्चाई जान ली, तो उसने मुझसे संपर्क किए। वह अनुष्का और जुड़वान की रक्षा करना चाहता था। अनुष्का अचानक खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर भावनाओं का मिश्रण था। तो तुम मेरी मौसी हो, और तुम यह सब शुरुआत से जानती थी? रीना ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे बहुत खेद है अनुष्का, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन राजेश ने एक हाथ उठाकर बातचीत को रोक दिए। एक मिनट रुको। अगर अनुष्का मेरी बेटी है और जुड़वान उसके बच्चे है, तो पिता कौन है?
इस सवाल के बाद जो सन्नाटा छाया वह भारी था, तनाव से भरा हो। अनुष्का ने जमीन की ओर देखा, राजेश की नजरों का सामना करने में असमर्थ। पिता, अनुष्का ने शुरू किया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जुड़वा के पिता अविनाश गुप्ता जूनियर है, अविनाश गुप्ता के बेटे। यह खुलासा कमरे में एक बम की तरह गिर। राजेश ने महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर थूथ रही थी। उसकी बेटी, उसके पोते, इस तरह से उसके सबसे बड़े दुश्मन से जुड़े हुए। हे भगवान, राजेश ने बुदबुदाया, अपने चेहरे पर एक हाथ फेरते हुए। हम इस स्थिति तक कैसे पहुंचे? उसी क्षण, जैसे ब्रह्मांड इस पहले से ही जटिल कहानी में एक और मोड़ जोड़ना चाहता हो, राजेश का फोन बज उठा। यह एक अनजान नंबर था। दिल की धड़कन तेज होते हुए राजेश ने उत्तर दिया, स्पीकर फोन चालू करते हो। एक परिचित आवाज, जिसे उसने दशकों से नहीं सुना था, कमरे में गूंजी। नमस्ते राजे, मैं सुनीता हूं। मुझे लगता है कि अब हमें बात करने का समय आ गया है। सुनीता की आवाज, सालों बीत जाने के बावजूद स्पष्ट और दृढ़, कमरे में भर गई। राजेश, अनुष्का और रीना ने एक दूसरे को देखा, आश्चर्य से स्तब्ध। सुनीता, राजेश ने अंत में कहा, इतने सालों के बाद। मैं जानती हूं राजेश, सुनीता ने जवाब दिए। मैं जानती हूं कि हमारे पास बहुत कुछ है जिसके बारे में बात करनी है। क्या मैं मान सकती हूं कि अनुष्का और रीना तुम्हारे साथ है? राजेश ने सिर हिलाया, हालांकि वह जानता था कि सुनीता उसे देख नहीं सकती। हाँ, वे यही हैं, और हमने अभी अभी सच्चाई जानी है, या कम से कम उसका एक हिस्सा। फोन के दूसरी ओर से एक सांस सुनाई दी। मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप सभी को पूरी कहानी पता चले। क्या मैं आप लोगों से मिल सकती हूँ? मेरा मतलब है व्यक्तिगत रूप से। राजेश ने अनुष्का और रीना को देखा, उनकी स्वीकृति की तलाश करते हुए। दोनों ने धीरे से सिर हिलाए। ठीक है सुनीता, कहाँ और कब? अभी, अगर संभव हो तो, सुनीता ने कहा। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं राजेश। यह खुलासा उन्हें चौंका गए। राजेश खिड़की की ओर गया और वास्तव में उसने देखा कि मैशन के सामने एक कार खड़ी है। ठीक है, उसने अंत में कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ मिनटों बाद सुनीता अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर रही थी। सालों के बावजूद वह अभी भी एक सुंदर महिला थी, जिसने वही काले बाल और पैनी आंखें विरासत में दी थीं जो अनुष्का ने प्राप्त की थी। नमस्ते सभी को, उसने धीरे से कहा, उपस्थित हर एक व्यक्ति पर अपनी नजर टिकाते हुए। राजेश पर बोल, रीना, मुझे लगता है कि आप हमें एक स्पष्टीकरण देनी चाहिए। उसने सिर हिलाया और प्रिया द्वारा दी गई कुर्सी पर बैठकर। तुम सही हो राजे, मैं तुम सभी को एक स्पष्टीकरण देती हूँ, खासकर तुम्हें अनुष्का। उसने अपनी बेटी को प्यार और पछतावे से भरी आंखों से देखते हुए कहा। अनुष्का, जो अब तक चुप थी, कांपती आवाज में बोली, क्यों मान, क्यों हमें छोड़ दिया? इतना राज क्यों? रीना ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे वह ताकत जुटा रही। यह सब 30 साल से भी पहले शुरू हुआ। उसने शुरू किए। मैं मनोहर मेहता, तुम्हारे पिता के लिए काम करती थी राजे। हम जवान थे, हम प्यार में पड़ गए, लेकिन चीजें जटिल हो गई। राजेश ने उसे बीच में टोका। कैसे जटिल? तुम्हारे पिता को हमारे बारे में पता चल गया, रीना ने जारी रखा। वह इसे स्वीकार नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि मैं केवल परिवार के पैसे में रुचि रखती हूँ। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुमसे दूर नहीं हुई तो वे मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि तुम अनुष्का के बारे में मुझे बताए बिना क्यों चली गई, राजेश ने कहा, उसकी आवाज में दर्द और निराशा मिश्रित। रीना ने सिर हिलाए। तुम सही, सच यह है कि मुझे कुछ पता चल, तुम्हारे पिता के व्यवसाय के बारे में कुछ, राजे, कुछ अवैध और खतरनाक। यह खुलासा कमरे में बम की तरह गिर। राजेश ने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे हिल रही है। तुम्हें क्या पता चला?
तुम्हारे पिता मनी लॉन्ड्रिंग और प्रभाव के दुरुपयोग के एक नेटवर्क में शामिल थे। जब मैंने उनका सामना किया तो उन्होंने मुझे धमकी दी, न केवल मुझे बल्कि तुम्हें और हमारे अजन्मे बच्चे को भी। अनुष्का ने हस्तक्षेप किया, उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी। इसलिए तुम चली गई हमें सुरक्षित रखने के लिए? रीना ने सिर हिलाया, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। हाँ प्यार, मैं हमें सुरक्षित रखने के लिए चली गई, लेकिन मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा करने की गलती की। विजय वर्मा। राजेश अचानक उठ खड़ा हो। वर्मा, उसका इस सब से क्या लेना देना है? वर्मा तुम्हारे पिता का प्रतिद्वंद्वी था। राजे, मुझे लगा कि वह सच्चाई उजागर करने में मेरी मदद कर सकता है, लेकिन वह मनोहर जितना ही भ्रष्ट निकल। उसने मुझे सालों तक ब्लैकमेल किया, तुम्हारे पिता को मेरा स्थान बताने की धमकी देकर अगर मैं सहयोग नहीं करूंगी तो। प्रिया, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, पहली बार बोली, और मनोज, वह इस सब में कैसे फिट बैठता है? रीना ने अपनी बहन को दुर्भाग्य और कृतज्ञता के मिश्रण से देखा। मनोज ने अपने आप सच्चाई का पता लगा लिया था। वह मुझसे संपर्क में आया, मदद करना चाहता था, लेकिन वर्मा को पता चल गया और खैर, तुम जानते हो क्या हुआ। जो चुप्पी छाई वह भारी थी, दबी हुई भावनाओं और दर्दनाक सच्चाइयों से भरी हो। अंत में अनुष्का बोली, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, और विजय जूनियर, क्या वह जानता था? रीना ने सिर हिलाए, नहीं प्यार, विजय जूनियर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह वास्तव में तुमसे प्यार करता था। राजेश, जो इस सारी जानकारी को संसाधित कर रहा था, रीना के पास आए। अब क्यों रीना, तुमने अब क्यों आने और यह सब बताने का फैसला किया? रीना ने उसे सीधे आंखों में देखा। क्योंकि वर्मा का अब मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं है, तुम्हारी वजह से राजे, और क्योंकि अब समय आ गया है कि हमारा परिवार एकजुट। अब ठीक होने का समय है। राजेश ने अपने चारों ओर देखा। अनुष्का, उसकी बेटी, प्रिया, जो वर्षों से उसका अटूट समर्थन रही थी, और रीना, वह महिला जिससे वह कभी प्यार करना नहीं छोड़ पाए। उसने भावनाओं का एक मिश्रण महसूस किया, खोए हुए वर्षों के लिए दर्द, झूठ के लिए गुस्सा, लेकिन भविष्य के लिए आशा। तुम सही हो, उसने अंततः कहा, ठीक होने का समय है, लेकिन यह न्याय करने का समय भी है। उसी क्षण, जैसे नियति उनकी नवगठित पारिवारिक एकता को परखना चाहती हो, राजेश का फोन बजा। यह उनका सुरक्षा प्रमुख था। श्री मेहता, हमारे पास एक समस्या है। रेखा वर्मा समाचारों में है। वह जुर्वान बच्चों के बारे में जानकारी का खुलासा करने की धमकी दे रही है। वह कहती है कि उसके पास सबूत है कि वे वर्मा संपत्ति के वैध उत्तराधिकारी है। राजेश ने अपने परिवार को देखा, जो इतने सालों के राज और झूठ के बाद पहली बार एक साथ इकट्ठा हुआ था। लगता है कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन इस बार हम इसका सामना एक साथ करेंगे। जैसे जैसे समूह इस नई चुनौती के लिए तैयार हो रहा था, राजेश अपने जीवन में आए अप्रत्याशित मोड़ों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। एक अकेले उद्योगपति से लेकर एक जटिल लेकिन एकजुट परिवार का मुखिया बनने तक, वह जानता था कि उनके सामने जो रास्ता था वह आसान नहीं होगा, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद वह वास्तव में जीवित महसूस कर रहा था। जो राजेश नहीं जानता था वह यह था कि सबसे बड़ी चुनौती अभी आनी बाकी थी। एक ऐसी चुनौती जो न केवल उसके व्यावसायिक साम्राज्य को, बल्कि उसके नवखोजे परिवार की नींव को भी परखे। राजेश और उसके परिवार द्वारा किए गए खुलासे के बाद के दिन भावनाओं और गतिविधियों का भंवर था। जबकि वे अपनी भावनाओं से निपट रहे थे और लंबे समय से टूटे संबंधों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रेखा वर्मा द्वारा पेश किए गए बाहरी खतरे का भी सामना करना पड़ रहा था। एक सुबह, जबकि वे एक साथ नाश्ता कर रहे थे, एक नई दिनचर्या जिसे सभी सराहना सीख रहे थे, राजेश को अपनी कानूनी टीम से एक तत्काल कॉल आया। श्री मेहता, फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, रेखा वर्मा ने एक औपचारिक मुकदमा दायर किया है।
वह जुर्वान बच्चों की हिरासत और विजय जूनियर के नाम पर मेहता कंपनी के शेयरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मांग रही है। राजेश ने महसूस किया कि दुनिया एक पल के लिए रुक गई। उसने अपने चारों ओर देखा। अनुष्का, जो जुर्वान बच्चों के साथ खेल रही थी, रीना और प्रिया, जो धीमी आवाज में बात कर रही थी, उसका परिवार, उसका सब कुछ। मैं समझता हूं, उसने अंततः जवाब दिए। सब कुछ तैयार कर। मैं उन्हें हमारा जो है वह छीनने नहीं दूंगा। फोन रखने के बाद राजेश ने सभी को अपने अध्ययन कक्ष में इकट्ठा किए। उसने उन्हें स्थिति समझाई, देखते हुए कि उनके चेहरे आश्चर्य से डर और अंततः दृढ़ संकल्प में बदल गए। मैं हमें अलग होने नहीं दूंगी, अनुष्का ने कहा, आरव और आदित्य को सुरक्षात्मक रूप से गले लगाते हुए। ये बच्चे मेहता है, वर्मा नहीं। रीना ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा था। राजेश, मुझे लगता है कि यह समय है कि हम उस जानकारी का उपयोग करें जो मैं इतने सालों से संजोए हुए हो। मेरे पास वर्मा परिवार की अवैध गतिविधियों के सबूत है, रेखा सहित, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। प्रिया ने हस्तक्षेप किए। अगर हम इसे सार्वजनिक करते हैं तो कौन जाने वे कैसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। राजेश ने सिर हिलाकर सहमति जताई, सभी विकल्पों पर विचार करते हुए। तुम सही कह रही हो प्रिय, लेकिन शायद अब यह सब एक बार में खत्म करने का समय आ गया है, राजेश ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। अब और कोई राज नहीं, अब और कोई छाया में धमकियां नहीं, अब सच्चाई को सामने आने का समय है। रीना अपने पिता के पास आई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मैं तुम्हारे साथ हूं पाप, हम जो भी करना पड़े अपने परिवार की रक्षा के लिए करेंगे। राजेश ने अपनी बेटी को देखा, उसके दिल में गर्व और भय का मिश्रण महसूस करते हुए। वह जानता था कि जो वे करने जा रहे थे वह सब कुछ बदल सकता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, उसने अंत में कहा, रीना, तुम्हारे पास जो भी जानकारी है उसे तैयार करो। प्रिया, हमारी कानूनी और जनसंपर्क टीम से संपर्क करो। रीना, मैं चाहता हूं कि तुम बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखो। हम नहीं जानते कि जब यह सब सामने आएगा तो मेहता परिवार कैसी प्रतिक्रिया देगा। जैसे जैसे सभी अपने अपने कामों में जुट गए, राजेश अपने कार्यालय की खिड़की के पास गए। बाहर आसमान अंधेरा हो रहा था, एक आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। यह आने वाली चीजों का एक सही प्रतिबिंब था। अगले कुछ दिन एक उन्मादी गतिविधि के थे। मेहता की कानूनी टीम दिन रात काम कर रही थी। एलेना मेहता के दावे के खिलाफ अपना बचाव तैयार कर रही थी और साथ ही रीना द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर एक जवाबी हमला तैयार कर रही थी। एक रात जब वे अपनी रणनीति के अंतिम विवरणों की समीक्षा कर रहे थे, प्रिया जल्दबाजी में कार्यालय में प्रवेश की। राजेश, तुम्हें यह देखना होगा, उसने कहा, टेलीविजन चालू करते हुए। स्क्रीन पर एलेना मेहता दिखाई दी। उसका चेहरा झूठी चिंता का मुखौटा पहने हुए था, और इसलिए मुझे ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वह कह रही थी। जुड़वा बच्चे मेहता परिवार का हिस्सा है और वे अपनी सच्ची विरासत को जानने के हकदार हैं। राजेश मेहता ने उन्हें बहुत लंबे समय तक उनके असली परिवार से दूर रखा है। राजेश ने टेलीविजन बंद कर दिया। उसका चेहरा गुस्से और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। बस, उसने कहा, अब जवाबी हमला करने का समय आ गया है। अगले दिन राजेश मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला। अपने परिवार के साथ वह पत्रकारों और कैमरों की भीड़ के सामने खड़ा हो। नमस्कार सभी को, उसने शुरुआत की। मैं आज यहाँ सच्चाई के बारे में बात करने आया हूँ, एक ऐसी सच्चाई जो बहुत लंबे समय से छिपी हुई थी। अगले 1 घंटे के दौरान राजेश ने रीना और अपनी कानूनी टीम की मदद से पूरी कहानी का खुलासा किए। उसने राजेंद्र मेहता और मेहता परिवार की अवैध गतिविधियों के बारे में बात की और बताया कि कैसे उन्होंने इन प्रथाओं को जारी रखा था। उसने खुलासा किया कि कैसे रीना को धमकी दी गई थी और छिपने के लिए मजबूर किया गया था, और कैसे मनोज को सच्चाई उजागर करने की कोशिश करने पर मार दिया गया था। आदित्य और अरुण, ये जुड़वा बच्चे मेरे पोते हैं, राजेश ने कहा।
उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। वे मेरी बेटी रीना और अमन मेहता जूनियर के बीच प्यार का परिणाम है, जो अपने परिवार की अवैध गतिविधियों से अनजान था। ये बच्चे कोई इनाम नहीं है जिन्हें दावा किया जा सके। ये इंसान है जो प्यार और ईमानदारी के माहौल में बड़े होने के हकदार है। जैसे जैसे राजेश बोलता रहा, उसके पीछे विशाल स्क्रीन पर दस्तावेज, तस्वीरें और रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही थीं जो उसके हर दावे की पुष्टि कर रही थी। यह दशकों से दोनों परिवारों को प्रभावित करने वाले भ्रष्टाचार का एक पूर्ण और विनाशकारी खुलासा था। आज मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा हूं, राजेश ने जारी रखा। मैं सच्चाई के लिए, न्याय के लिए और एक ऐसे भविष्य के लिए लड़ रहा हूं जहां हमारे बच्चे अपने माता पिता के राजों और अहूतों के बोए के बिना बड़े हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक मीडिया भूकंप पैदा कर दिए। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया फट पड़ा, समाचार चैनलों ने अपना नियमित प्रसारण बाधित कर दिया और मेहता कंपनियों के शेयर गिर गए। उस रात जब मेहता परिवार हवेली में इकट्ठा हुआ, अपने साहसिक कदम के प्रभावों की प्रतीक्षा करते हुए, उन्हें एक अप्रत्याशित कॉल मिल। यह अमन मेहता जूनियर था। राजेश, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मैंने अभी कॉन्फ्रेंस दिया। मुझे कुछ भी नहीं पता था इनमें से किसी के बारे में भी। मैं जानता हूं अमन, राजेश ने नरमी से जवाब दिए, और मुझे खुद है। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए कठिन होना चाहिए। कुछ पल की चुप्पी के बाद अमन ने फिर से बात की। मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूं, राजे और रीना को भी, अगर वह मुझे अनुमति दे। राजेश ने रीना को देखा, जो बातचीत सुन रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाए। मुझे लगता है कि यह व्यवस्था की जा सकती है, अमन, राजेश ने कहा। अब सभी सच्चाइयों को सामने आने का समय है। जैसे जैसे उसने फोन रखा, राजेश ने राहत और चिंता का मिश्रण महसूस किए। वह जानता था कि सबसे कठिन चीज अभी भी आने वाली। पुराने विश्वासों को पुनर्निर्मित करना, पुराने घावों को भरना और अपने नए विस्तारित परिवार के लिए एक नया भविष्य बनाना आसान नहीं हो। लेकिन जैसे जैसे वह अपने चारों ओर देखता था, रीना, प्रिया, रीना और जुड़वा बच्चों को, राजेश को पता था कि यह लड़ाई लड़ने लायक था। बहुत लंबे समय में पहली बार उसे आशा महसूस हुई। एक ऐसी आशा जो शक्ति या पैसे से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से जन्मी थी। जो राजेश नहीं जानता था वह यह था कि यह तूफान, हालांकि भयंकर था, केवल एक शांति का पूर्वाभास था जिसकी उसने अपने पूरे जीवन में कामना की थी। एक शांति जो अंततः उसकी पहुंच में थी, अगर उसके पास उसे पकड़े रखने की ताकत थी। अगले कुछ महीने मेहता परिवार के लिए बदलाव का भंवर था। राजेश का व्यावसायिक साम्राज्य झटके खा रहा था, लेकिन अधिक मजबूत और पारदर्शी रूप में उभर रहा था। मेहता परिवार का पतन बाजार में एक ऐसा अंतर छोड़ गया था जिसे राजेश अपनी नई व्यावसायिक नैतिकता के साथ तेजी से भर रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव परिवार के भीतर हो रहे थे। अमन मेहता जूनियर, जो अपने परिवार की अवैध गतिविधियों में किसी भी भागीदारी से मुक्त हो गया था, जुड़वा बच्चों के जीवन में एक निरंतर उपस्थिति बन गया था। रीना, हालांकि शुरू में सावधान थी, उस पर फिर से भरोसा करना सीख रही थी। एक सुनहरी दोपहर, जब विस्तारित परिवार मेहता हवेली के बगीचे में एक बारबेक्यू के लिए इकट्ठा हुआ था, राजेश ने दृश्य को आश्चर्य और कृतज्ञता के मिश्रण के साथ देखा। रीना और प्रिया जोश से बात करते हुए सलाद तैयार कर रही थी। रीना और अमन जूनियर घास पर जुड़वा बच्चों के साथ खेल रहे थे। यह एक ऐसी तस्वीर थी जो महज एक साल पहले असंभव लगती थी। अद्भुत है, ए ना, उसके बगल में एक आवाज ने कहा। यह अर्नेस्ट शर्मा था, उसका पुराना सलाहकार, जिसे राजेश ने चक्र को पूरा करने के एक तरीके के रूप में आमंत्रित किया था। राजेश ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान उभर रही। कभी कभी मुझे अभी भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है, अर्नेस्ट, उसने कहा, इतने सालों की अकेलेपन और रहस्यों के बाद। अर्नेस्ट ने राजेश के कंधे पर हाथ रख। तुम इसके लायक हो, बेट, तुमने एक लंबा सफर तय किया है। उसी समय आदित्य और अंजलि राजेश की ओर दौड़े।
उनके छोटे चेहरे खुशी से चमक रहे थे। दादाजी, वे एक साथ चिल्लाए, हमारे साथ खेलने आओ। राजेश हंस पड़ा, बच्चों को उसे घास की ओर खींचने देते हुए। जब वह अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहा था तो उसने अपने सीने में एक गर्मजोशी महसूस की जो दोपहर के सूरज से कुछ लेना देना नहीं था। बाद में जब सभी खाने के लिए बैठे तो राजेश खड़ा हुआ, एक गिलास थामे हुए। परिवार, उसने शुरू किया। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। दोस्तों, 1 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत अलग थी। मुझे लगता था कि नियंत्रण और शक्ति ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीजें थी, लेकिन आप सभी ने उसने उपस्थित हर एक व्यक्ति को देखा। मुझे सिखाया कि बहुत अधिक मूल्यवान चीजें हैं, प्यार, परिवार, सच्चाई। वह रुका, अपनी आवाज में कंपन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। हमने साथ में बहुत कुछ झेला है, भूत, धोखा, नुकसान, लेकिन हमने माफी, प्यार और एक नया मौका भी पाया है। यह परिवार, हमारा परिवार, इस बात का प्रमाण है कि बदलने, ठीक होने, प्यार करने के लिए कभी देर नहीं होती। अनुष्का खड़ी हुई और अपने पिता को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। एक एक करके बाकी सभी भी गले लगने में शामिल हो गए, प्यार और समर्थन का एक घेरा बनाते हुए। जब सभी अपनी सीटों पर लौटे तो रीना ने बात की। राजेश सही है, उसने कहा, उपस्थित सभी लोगों को देखते हुए। हमने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है, क्योंकि अब आखिरकार हम साथ हैं, बिना किसी रहस्य के, बिना किसी डर के। अमित ने सिर हिलाया, अनुष्का का हाथ थामते हुए। एक नए पन्ने के लिए, उसने कहा, अपना गिलास उठाते हुए। हम सभी के लिए एक नई शुरुआत के लिए। जब सभी ने टोस्ट किया, राजेश ने महसूस किया कि एक वजन जो उसने दशकों से उठाया था, आखिरकार उसके कंधों से उठ गया था। उसने अपने आसपास देखा, इस परिवार को जो उसने सभी संभावनाओं के खिलाफ पाया था, और जाना कि जो भी हो, वे भविष्य का सामना एक साथ करेंगे। उस रात जब सभी चले गए थे और हवेली शांत थी, राजेश ने खुद को अपने अध्ययन कक्ष में पाया। खिड़की से बाहर देखते हुए आकाश साफ था। तारे एक ऐसी स्पष्टता के साथ चमक रहे थे जो उसके अपने दिल का प्रतिबिंब लग रहा था। प्रिया चुपचाप अंदर आई, रात के आकाश के निरीक्षण में उसके साथ शामिल हो गई। क्या सोच रहे हो? उसने धीरे से पूछा। राजेश मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंच रही थी। कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, प्रिय, कि कैसे जीवन आपको तब आश्चर्यचकित कर सकता है जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं। प्रिया ने सिर हिलाया, समझते हुए। तुमने यहाँ कुछ बहुत खूबसूरत बनाया है, राजे, कुछ ऐसा जो किसी भी व्यावसायिक साम्राज्य से परे है। नहीं, राजेश ने नरमी से सुधार किए, हमने इसे साथ में बनाया है, हम सभी ने। वे एक पल के लिए चुप रहे, जो शांति उन्होंने पाई थी उसका आनंद लेते हुए। तुम्हें पता है, राजेश ने आखिरकार कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सोचा था कि सफलता को संख्याओं में, अनुबंधों में, शक्ति में मापा जाता है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि वास्तविक सफलता आज जैसे क्षणों में है, मेरे पोते पोतियों की हंसी में, मेरी बेटी के प्यार में, मेरे परिवार के विश्वास में। प्रिया मुस्कुराई, राजेश का हाथ थामते हुए। और उस प्यार में जो तुमने पाया है, ए ना। राजेश ने उसे देखा, एक पल के लिए आश्चर्यचकित, फिर धीरे से सिर हिलाए। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा ही है। जैसे जैसे सूरज क्षितिज पर दिखाई देने लगा, आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंगते हुए, राजेश मेहता ने एक ऐसी शांति महसूस की जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। वह जानता था कि रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, कि आने वाली चुनौतियां होंगी, लेकिन अपने जीवन में पहली बार वह भविष्य से डर नहीं रहा था, क्योंकि अब वह समझता था कि वास्तविक शक्ति, वास्तविक संपत्ति उसके बैंक खाते या उसके व्यावसायिक साम्राज्य में नहीं थी, यह उसके परिवार के प्यार में था, उन बंधनों की ताकत में जो उन्होंने कठिनाइयों के माध्यम से बनाए थे। और जैसे जैसे नया दिन शुरू हुआ, राजेश मेहता, जो एक समय एक अकेला उद्योगपति था, अब एक एकजुट परिवार का मुखिया,
भविष्य में जो कुछ भी आ सकता था उसका सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि अब वह जानता था कि जो भी हो वह फिर कभी अकेला नहीं हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेहता परिवार ने अपने नए जीवन में समायोजित होना शुरू कर दिए। राजेश ने अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दी, जो अब न केवल लाभ पर केंद्रित था बल्कि समाज के लिए मूल्य बनाने पर भी। अनुष्का ने एक गैर लाभकारी संगठन शुरू किया जो गरीब बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता था, जबकि अमित ने कानूनी क्षेत्र में अपना करियर जारी रखा, अब अधिक ध्यान सामाजिक न्याय के मामलों पर देते हुए। आदित्य और अंजलि बड़े हो रहे थे, अपने दादा दादी, माता पिता और विस्तारित परिवार के प्यार से घिरे हुए। उन्हें अपने परिवार की जटिल इतिहास के बारे में पता था, लेकिन उन्हें यह भी सिखाया गया था कि कैसे इससे सीखना है और आगे बढ़ना है। एक शाम जब परिवार डिनर टेबल पर इकट्ठा हुआ, आदित्य ने एक सवाल पूछा जो उन सभी को चौंका दिए। दादाजी, उसने कहा, राजेश की ओर देखते हुए, क्या आपको कभी लगता है कि अगर आप अलग फैसले लेते तो क्या होता? कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गए। राजेश ने अपने पोते को देखा, उसकी आंखों में ज्ञान की एक चमक देखकर जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। यह एक बहुत अच्छा सवाल है आदित्य, राजेश ने जवाब दिया, अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए। और हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ, लेकिन फिर मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी बहन को, तुम्हारे माता पिता को, और मुझे एहसास होता है कि हर फैसला, हर गलती, हर चुनौती ने मुझे यहाँ लाया है, और मैं इसे किसी भी तरह से नहीं बदलूंगा। अनुष्का ने अपने पिता का हाथ थाम लिया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। पापा सही है, उसने कहा, अपने बच्चों की ओर देखते हुए। हमारे अतीत ने हमें बनाया है जो हम हैं, लेकिन यह हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करता। अमित ने सिर हिलाया, अपनी पत्नी के हाथ को थामते हुए। हम अपने अतीत से सीखते हैं, लेकिन हम इसके कैदी नहीं बनते। यही वह सबक है जो हम तुम दोनों को सिखाना चाहते हैं। रीना, जो अब परिवार का एक अभिन्न अंग बन गई थी, मुस्कुरा, और याद रखो प्यारे बच्चों कि परिवार हमेशा रक्त से नहीं बनता, यह प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए खड़े होने की इच्छा से बनता है। प्रिया, जो अब राजेश की पत्नी थी, ने अपना गिलास उठाए। तो आइए हम टोस्ट करें, हमारे अतीत के लिए जिसने हमें यहाँ लाया, हमारे वर्तमान के लिए जिसे हम प्यार करते हैं, और हमारे भविष्य के लिए जो हम साथ मिलकर बनाएंगे। सभी ने अपने गिलास उठाए और एक साथ टोस्ट किए। राजेश ने चारों ओर देखा, अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में चमक देख उसे महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन में कभी इतना खुश और पूर्ण महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, बच्चे खेलने लगे और वयस्क छोटे समूहों में बातचीत करने लगे। राजेश ने खुद को बगीचे के एक कोने में पाया, जहां वह शांति से इस दृश्य का आनंद ले सकता था। अर्नेस्ट उसके पास आए। तुम्हें पता है राजेश, उसने कहा, मैंने तुम्हें कई सालों से जाना है, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कभी इतना शांत और संतुष्ट नहीं देखा। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, तुम सही हो अर्नेस्ट, मुझे लगता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में इस क्षण की तलाश की है, एक ऐसा क्षण जहां मैं वास्तव में घर पर महसूस करूं। और क्या तुम्हें लगता है कि तुमने वह पा लिया है? अर्नेस्ट ने पूछा। राजेश ने धीरे से सिर हिलाए। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने पा लिया है। यह वह नहीं है जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी, लेकिन यह वही है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, मेहमान धीरे धीरे विदा होने लगे। अंत में केवल राजेश, प्रिया, रीना और जुड़वां बच्चे ही बचे थे। वे सभी बैठक कक्ष में एकत्र हुए, थके हुए लेकिन खुश। तो राजेश ने कहा, अब क्या? रीना ने मुस्कुराकर कहा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम एक परिवार के रूप में बढ़ते हैं, सीखते हैं और एक साथ जीते हैं। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाए। हम अपने अतीत से सीखते हैं, लेकिन उसके द्वारा परिभाषित नहीं होते। हम अपने बच्चों को एक ऐसा भविष्य देते हैं जो प्रेम और ईमानदारी पर आधारित हो। राजेश ने जुड़वां बच्चों की ओर देखा, जो अब सोफे पर आराम से सो रहे थे,
और हम उन्हें सिखाएंगे कि परिवार का क्या मतलब है, कि यह सिर्फ रक्त के बारे में नहीं है बल्कि चुनाव के बारे में है। प्यार करने का चुनाव, माफ करने का चुनाव और हमेशा एक दूसरे के लिए वहां रहने का चुनाव। उस रात जब राजेश अपने बिस्तर पर लेटा, उसने महसूस किया कि उसका जीवन कितना बदल गया था। 1 साल पहले वह एक अकेला व्यक्ति था जो केवल अपने व्यवसाय और सफलता के बारे में सोचता था, और अब वह एक परिवार का हिस्सा था, एक ऐसा परिवार जो उसके सबसे जंगली सपनों में भी नहीं आया हो। उसने प्रिया की ओर देखा जो उसके बगल में सो रही थी और मुस्कुराए। वह जानता था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना था, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन पहली बार वह भविष्य के बारे में उत्साहित था, क्योंकि अब वह जानता था कि वह अकेला नहीं था। उसके पास एक परिवार था, एक टीम थी जो उसके साथ खड़ी थी, और उसके साथ वह जानता था कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते थे। जैसे जैसे वह नींद में डूबा, राजेश ने अपने दिल में एक वादा किए। वह वादा करता था कि वह हर दिन अपने परिवार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे। वह वादा करता था कि वह कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, जैसा कि उसके पिता ने किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह वादा करता था कि वह हमेशा प्यार को पहले रखेगा, क्योंकि अंत में यही तो परिवार का मतलब था, प्यार, समर्थन और एक साथ होने की ताकत। और इस विचार के साथ राजेश मेहता एक बार अकेला और अब एक प्यार करने वाले परिवार का प्रमुख शांति से सो गया, जानते हुए कि जो कुछ भी भविष्य लाएगा वह उसका सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि अब वह जानता था कि सच्ची सफलता धन या शक्ति में नहीं थी। यह उस प्यार में था जो उसने पाया था, उस परिवार में जो उसने बनाया था, और उस विरासत में जो वह छोड़ रहा था। और यह एक ऐसी विरासत थी जिस पर वह वास्तव में गर्व कर सकता था।